हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन कल अमीरदेव चौहान के बारे में बात कर रहे थे और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज जो शेष बचा उसको पूरा करना है। कल अपन ने बात कर ली थी कि 1299 में जब खिलजी ने उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व के अंदर जो रणथंभौर विजय का अभियान किया गया था, रणथंभौर के ऊपर अधिकार करने के लिए जो सेना भेजी गई थी, उस सेनाओं के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके अंतर्गत दो प्रमुख सेनापति या प्रमुख जो सैनिक हैं भीम सिंह और धर्म सिंह तो अमीरदेव चौहान की तरफ से लड़े थे और उलुग खां और नुसरत खां है वो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ उस सेना में लड़े थे। उन दोनों सेनाओं के मध्य काफ़ी भीषण युद्ध हुआ और प्रथम चरण के अंतर्गत अमीरदेव चौहान की सेना को विजय प्राप्त हुई, यानी धर्म सिंह और भीम सिंह है वो इसके अंदर विजयी हुए और खिलजी की जो सेना है वो पराजित होकर के वापस लौटने लगी। लेकिन जब भीम सिंह और धर्म सिंह ने लूटे हुए सामान लेकर के वापस रणथंभौर आ रहे थे, उसी समय उन्हें समाचार लगा कि खिलजी की जो सेना है वो वापस आक्रमण करने के लिए आ रही है। तो इसके अंतर्गत धर्म सिंह ने धर्म सिंह को तो रणथंभौर के लिए रवाना कर दिया और स्वयं है वो उस सेना का प्रतिरोध करने के या सेना से लड़ने के लिए चला जाता है। तो दूसरे चरण के अंतर्गत यहाँ पर क्या होता है कि भीम सिंह है वो काफ़ी वीरतापूर्वक युद्ध लड़ता है और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है और दूसरे चरण के अंदर यहाँ पर खिलजी की सेना को सफलता प्राप्त होती है। और इस सफलता के बाद उलुग खां है वो रणथंभौर की तरफ न जा कर के और वापस कहाँ चला जाता है, दिल्ली की तरफ चला जाता है। अब इसमें कुछ आगे करना है कि इसके बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना के साथ उलुग खां व नुसरत खां को एक रणथंभौर की घेराबंदी के लिए भेजा जाता है, मतलब दूसरी बार अब भेजता है रणथंभौर की घेराबंदी के लिए। वही दोनों सेनापति हैं उलुग खां और नुसरत खां, उन दोनों को भेजा जाता है। खिलजी की सेना ने किले की प्राचीरों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, यानी दूसरे प्रयास के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा शक्ति को लेकर के, संसाधनों को लेकर के आए और इसके अंदर क्या किया, इसने किले की प्राचीरों यानी दीवारों को काफ़ी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक एक तोप का गोला किले की तरफ से आता है, यानी किले से एक तोप का गोला छोड़ा जाता है और वो तोप का गोला आकर के किसके ऊपर गिरता है, नुसरत खां के ऊपर गिरता है। और नुसरत खां के ऊपर ये तोप का गोला गिरने से और नुसरत खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब जब नुसरत खां की मृत्यु हो गई, यानी एक सेना के सेनापति की मृत्यु हो जाती है, तो शायद सेना है वो विचलित हो जाएगी। तो जब ये समाचार सेना के अंदर पहुंचा कि नुसरत खां है वो मारा गया और इस परिस्थिति के अंदर जो खिलजी की सेना है वो वापिस है पीछे पाँव रखने लगी, यानी लौटने के लिए विवश होने लगी। ऐसी स्थिति को देख करके या सेना को वापस मुड़ते हुए देख करके और उलुग खां के द्वारा एक सूचना है वो अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली भेजी जाती है और इस सूचना के अंतर्गत कहा जाता है कि हमारी जो दूसरा सेनापति है नुसरत खां वो युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया है, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक और ज़्यादा से ज़्यादा हथियार या संसाधनों को भेज करके हमारी सहायता करें, यह एक बड़ी सेना का जत्था है वो हमारे पास भेजें। इस बात की सूचना जब अलाउद्दीन खिलजी को लगती है कि इस युद्ध के अंदर नुसरत खां मारा गया, सेना ने पीछे पांव रखने शुरू कर दिए हैं और हमारी हार होने के कगार पर है, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि स्वयं ही एक बड़ी सेना को संगठित करता है और संगठित करके और दिल्ली से रणथंभौर के लिए रवाना हो जाता है। यानी अब ये खुद है वो स्वयं दिल्ली के से चल देता है और रणथंभौर के लिए रवाना हो जाता है। अब रणथंभौर के लिए रवाना होकर के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा तो रणथंभौर पहुंच करके और अलाउद्दीन खिलजी ने किले की घेराबंदी को बढ़ा दिया। वापस वही काम किया गया, कौन सा काम, कि किले की घेराबंदी को बढ़ाया गया, जो कि काफ़ी समय तक चले। अब काफ़ी दिनों तक किले के ऊपर अधिकार करने की कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, घेराबंदी कर रखी थी, तो काफ़ी दिन हो गए। साथ ही जो दिल्ली जो क्षेत्र था उस क्षेत्र के अंतर्गत जो वर्षा ऋतु आया और उस समय जो बुआई का कार्य है, अनेक गतिविधियां होती थी, उसके अंतर्गत वहाँ के लोगों के द्वारा विद्रोह करना शुरू कर दिया। और जब इस विद्रोह की सूचना खिलजी को लगी तो खिलजी इस बात से क्या होने लगा, चिंतित
होने लग गया। उसे चिंता होने लग गई कि कहीं मेरा दिल्ली का राजगद्दी है या मेरा दिल्ली वाला क्षेत्र है वो भी मेरे हाथ से न निकल जाए। तो उसने क्या किया कि इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयास किया गया कि जैसे कैसे साम दाम दंड भेद नीति के आधार पर कैसे भी वह रणथंभौर के ऊपर अधिकार करना चाहता था। तो इसने क्या किया कि छल को अपनाया, कि छल और कपट की नीति को अपनाया और इसका सहारा लेते हुए और इसने क्या किया कि रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान के पास में एक संदेश भेजा और उस संदेश के अंतर्गत कहा गया कि मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ, संधि करना चाहता हूँ। ये बात किसके द्वारा कही गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कही गई। ये सूचना किसको पहुँचाई गई? हमीरदेव चौहान को पहुँचाई गई। अब हमीरदेव चौहान ने इस संधि के प्रस्ताव को देखा और सुना तो हमीरदेव चौहान भी यही चाहता था कि युद्ध होगा तो युद्ध में काफ़ी लोग मारे जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि संधि कर ली जाए। तो हमीरदेव चौहान ने यहाँ अपने 2 सेनापतियों को अलाउद्दीन खिलजी के पास, यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो जहाँ पर उसकी सेना डटी हुई थी उसका जो शिविर था, उस शिविर के अंतर्गत 2 सेनापतियों को भेजा। उस 2 सेनापतियों में एक सेनापति तो था रणमल और दूसरा सेनापति था रतिपाल, और रणमल और रतिपाल को संधि करने के लिए भेजा। अब यहाँ अलाउद्दीन खिलजी की तो मंशा सीधी सीधी यही थी कि वह किसी भी प्रकार के छल और कपट के आधार पर और रणथंभौर के ऊपर आक्रमण करना चाहता था, अधिकार करना चाहता था। अब खिलजी ने क्या किया कि इन दोनों सेनापतियों को लालच दिया गया और लालच देकर के अपनी तरफ मिला लिया। ये कहा गया कि जैसे ही मैं रणथंभौर के ऊपर अधिकार कर लूँगा तो यहाँ का जो शासक है वो आपको नियुक्त कर दूंगा, क्योंकि मैं तो दिल्ली वापस चला जाऊंगा। यानी आप हमीरदेव चौहान को पराजित करवाने में मेरा सहयोग करो या रणथंभौर के ऊपर अधिकार करवाने में मेरा सहयोग करो, इसके बाद में मैं आपको यहाँ का शासक नियुक्त कर दूंगा। तो रणमल और रतिपाल है वो इस बहकावे में, इस लालच में आ गए और इस लालच में आकर के और इन्होंने क्या किया, अपने किले की जो गुप्त द्वार थे उन गुप्त द्वारों की सूचना है वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को या अलाउद्दीन खिलजी को बता दी गई। और जैसे ही गुप्त द्वारों की सूचना लगी और लगते ही अलाउद्दीन खिलजी की सेना है इन गुप्त मार्गों से क्या किया, इन्होंने किले के अंदर प्रवेश कर लिया। और कहा जाता है इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के ऊपर अधिकार कर लिया था। लेकिन दूसरा तथ्य एक और इतिहासकारों के द्वारा दिया गया है और इस तथ्य के अंतर्गत कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब रणथंभौर के किले की घेराबंदी की गई और वो घेराबंदी लगभग बताते हैं कि 1 साल से ज़्यादा चली थी, और 1 साल से ज़्यादा जब घेराबंदी चलती है तो उस किले के अंदर जो खाद्य सामग्री थी, जो सेना थी, जो लोग वहाँ पर रह रहे थे, उनके लिए खाद्य सामग्री और पीने के पानी की जो कमी है वो महसूस होने लग गई थी। अब इस कमी को महसूस करते हुए और हमीरदेव और हमीरदेव के सैनिकों ने इस बात को सोचा कि जब हम यहाँ पर खाने के लिए अन्न नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, तो भूख और प्यास से मरने से अच्छा तो ये है कि हम लड़ कर के मरें। यानी सीधी सी बात, अगर अंदर रहेंगे तो मरना है, तो इससे अच्छा है कि अपन युद्ध लड़ते हुए मरें। तो इस प्रकार का निर्णय लेते हुए हमीरदेव चौहान और हमीर के सेनापतियों ने जो अपने किले के दरवाजे थे उन किले के दरवाज़ों को खोल दिया और खोल करके अचानक खिलजी की सेना के ऊपर टूट पड़े। इन दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध होता है और युद्ध होता है तो इस युद्ध का परिणाम ये बताया जाता है कि इस युद्ध में लड़ते हुए जो हमीरदेव चौहान है वो वीरगति को प्राप्त होते हैं। यानी हमीरदेव चौहान है वो रणथंभौर की सुरक्षा में अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं और रणथंभौर के ऊपर इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। साथ ही हमीरदेव चौहान की जो पत्नी थी रंग देवी, और उस रंग देवी के द्वारा राजपूत जो और स्त्रियां थी सैनिकों की, उन राजपूत स्त्रियों के साथ मिलकर के और जोहर किया जाता है। यानी जोहर का मतलब है इन्होंने जलती हुई चिता में अपने आप को न्यौछावर कर दिया, यानी अपने प्राणों की बलि दे दी। अब बात आती है, कहते हैं कि 11 जुलाई 1301 को
अब 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार स्थापित हो जाता है। तो सीधा सीधा सा फैक्ट है कि रणथंभौर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार कब हुआ था, तो 11 जुलाई 1301 को। और हमीर के बारे में कहा जाता है कि हमीर के जो विश्वासघाती जो रणमल और रतिपाल थे, अब रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के आधार पर ही और अलाउद्दीन खिलजी है वह रणथंभौर पर अधिकार करने में सफल रहा था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया तो उन दोनों सेनापतियों को, मतलब रणमल और रतिपाल को, ये कहते हुए मृत्युदंड दे दिया कि जब आप अपने स्वधर्मी स्वदेशी राजा के ही नहीं हो सके तो आप मेरे कब होंगे, कि मैं तो विदेशी हूँ, दूसरे धर्म का हूँ। तो ऐसी बात कहते हुए और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इन दोनों को मृत्युदंड दे दिया था। किनको? रणमल और रतिपाल को। एक विद्वान था अमीर खुसरो, और ये अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ इस युद्ध की घटना के अंदर पूरा आंखों देखा हाल देखता है, और इसी के द्वारा कि हमीर हट के कि हमीर देव है वो हमीर हट के लिए माने जाते हैं, और हमीर हट के कारण ये विश्व के इतिहास में प्रसिद्ध हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसने अपनी शत्रु में अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को वापस न करके और हट पर अपने पूरे परिवार की बलि दे दी थी। जो मोहम्मद शाह था, जो शुरू में युद्ध का जो कारण बताया गया था, जो आपने पढ़ा था पीछे, उस मोहम्मद शाह को वापस न लौटा करके और अल्लाह से हमीरदेव चौहान ने क्या कर लिया था, हट कर लिया था। और उसी हट का परिणाम ये आया कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर के ऊपर ये अधिकार किया गया या इस प्रकार का आक्रमण किया गया, जिसके अंतर्गत हमीरदेव चौहान का पूरा परिवार है वो बलि चढ़ गया, यानी पूरा परिवार है वो नष्ट हो गया था। हमीर ने अपने पिता के, अब कुछ उपलब्धियां भी इसकी, हमीर ने अपने पिता जो जयसिंह, पिता का नाम क्या है? जयसिंह, तो जयसिंह की याद में 32 वर्षों का शासन, अब जो 32 वर्षों का शासन था इनका, इस 32 वर्षों के शासन की याद में एक 32 खंभों की छतरी बनवाई थी, और इस छतरी को क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? न्याय की छतरी कहा जाता है। साथ ही अपनी पुत्री जो पदमला थी, उस पदमला की याद में भी इसने एक पद्म तालाब का निर्माण करवाया था। और इसके दरबार में एक विशेष जो कवि हुआ करता था बीजादित्य, तो बीजादित्य है वो किसके दरबारी कवि था? वो हमीरदेव चौहान का दरबारी कवि था। अब हमीरदेव चौहान तक तो जो चौहानों की जो शक्ति है वो काफ़ी अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन जैसे ही हमीरदेव चौहान की इस युद्ध के अंतर्गत वीरगति को प्राप्त हुई, और वीरगति को प्राप्त होते ही और जो चौहानों की शाखा थी वो चौहानों की शाखा वो समाप्त हो जाती है, और इसी के साथ इसका अंत हो जाता है।